हरे कृष्णा। रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे, किसका पढ़ लिया? इंडिविजुअल का। अब हम लोग बाकी लोगों का पढ़ने जा रहे हैं। इंडिविजुअल का जितना बड़ा था ना, उतना बड़ा और किसी का नहीं है। बाकी लोगों का इजी भी है, छोटा भी है। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का। किसका पढ़ने जा रहे हैं? कंपनी का। तो भाई कंपनी कैसे रेसिडेंट बनेगी या कैसे नॉन रेसिडेंट बनेगी? देखो, इंडिविजुअल को तो हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। या तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, या फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट होता है। ये जो तीन तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, ये इंडिविजुअल को करते हैं और एचयूएफ को करते हैं। एचयूएफ भी अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो या तो वो भी ओआर होगी, एनओआर होगी, या एनआर होगी। इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ करके बाकी सब, दैट इज कंपनी हो गई, फर्म हो गई, एओपी हो गई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बाकी सब या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। बाकी सब में हम ये फर्दर क्लासिफाई नहीं करते कि ओआर है कि एनओआर है। केवल ये बात इंडिविजुअल में और एचयूएफ में होती है। इंडिविजुअल एचयूएफ में या तो ओआर होता है, या एनओआर होता है, या एनआर होता है, और बाकी सब में या तो रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी वाला कोई चक्कर ऐसा नहीं है। तो हम लोग कंपनी पढ़ने जा रहे हैं। बताइए जरा, आपको क्या लगता है, कंपनी रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी? ऐसा होगा कि ओआर, एनओआर, एनआर होगी? आपको भी पता है, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के बाकी तो सभी लोग, यानी कंपनी भी या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी वाला कोई चक्कर नहीं है, या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। मेरे को सुन लीजिए, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको। कंपनी रेसिडेंट कब बनती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया हमारा सेक्शन 6 देता है। अगर आप इंडियन कंपनी की बात कर रहे हैं, इंडियन कंपनी मतलब अभी के लिए तो समझ लेते जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में। अगर हम इंडियन कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया में रेसिडेंट ही होती है। हम लोग डीम्ड ही करके चलते हैं कि वो रेसिडेंट है। इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होती है, कुछ देखते ही नहीं, रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर आप इंडियन कंपनी है तो इंडिया के लिए आप ऑलवेज रेसिडेंट होंगे। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी है, अगर आप फॉरेन कंपनी है, तो हम क्या करते हैं, सुनिएगा। हम पहले टर्नओवर देखते हैं। अगर आप फॉरेन कंपनी है तो हम पहले टर्नओवर देखते हैं। टर्नओवर मतलब बेटा प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर मतलब प्रॉफिट थोड़ी ना होता है। टर्नओवर मतलब होती है सेल। सेल समझते हैं, उसको कहते हैं टर्नओवर। हम पहले टर्नओवर यानी आपकी सेल देखते हैं। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, अगर आप फॉरेन कंपनी है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, 50 करोड़ तक है बोल लो, 50 करोड़ और लेस बोल लो, एक ही बात है, यानी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 50 करोड़ या उससे कम है, तो आप हमेशा हमारे इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट रहेंगे। हम कुछ चेक ही नहीं करेंगे। अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई। एक बताया कि अगर आप इंडियन कंपनी है तो हमेशा रेसिडेंट। इंडियन कंपनी में मैंने कोई टर्नओवर वाली बात बोली नहीं बोली। टर्नओवर कितना भी हो, कम हो, ज्यादा हो, ना हो, हमसे कोई लेना देना नहीं। आप इंडियन कंपनी है तो आप रेसिडेंट होंगे इंडिया में। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी है तो हम पहले टर्नओवर देखेंगे। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है तो हम आपसे कहेंगे कि आप नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा है, तो हम उस फॉरेन कंपनी की पोयम चेक करेंगे। पोयम छोटे में आपने पढ़ी होगी, कोई सी पोयम आती है आपको? बाबा बाबा ब्लैक शीप, पोयम चेक करेंगे। ये पोयम वो पोयम नहीं है, कविता नहीं चेक करेंगे। पोयम क्या है? पोयम बना है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म। P फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सब लिखा मिलेगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लिया करिए। जब मैं कहूंगा लिखो तो लिख लो, नहीं तो फिर मैंने सब आपको
करके दिया है कि आप मेहनत ना करें, आप आराम से आए, सत्संग सुने, है ना। तो हम उस फॉरेन कंपनी की पोयम चेक करेंगे। अगर उस फॉरेन कंपनी की पोयम इंडिया में निकली कि हाँ भाई इसकी पोयम तो इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो इंडिया में है, मेन डिसीजन इंडिया से होते हैं, तो हम कहेंगे कि आप रेसिडेंट हैं। और अगर आपकी पोयम इंडिया के बाहर निकली तो हम कहेंगे कि आप नॉन रेसिडेंट। एक बार और रिपीट कर रहा हूं पूरी बात को। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं कंपनी का। कंपनी या तो इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी डिपेंडिंग अपॉन दी टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर है 50 करोड़ या उससे कम, तो हम कहेंगे कि आप है नॉन रेसिडेंट। हम पोयम वोयम नहीं चेक करेंगे बैठ के। 50 करोड़ या उससे कम है तो हम क्या कहेंगे कि आप नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो हम आपकी पोयम चेक करेंगे। आपकी मतलब फॉरेन कंपनी की पोयम चेक करेंगे। अगर उसकी पोयम इंडिया में निकली तो वो रेसिडेंट, और अगर उसकी पोयम इंडिया के बाहर निकली तो वो नॉन रेसिडेंट। अब पढ़ के देखते हैं, फिर और भी चीजें इसमें समझेंगे कि पोयम का आखिर मतलब क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। ये सेकंड क्यों लिखा है, क्योंकि पहला मैंने आपको पढ़ाया था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो अब मैं कंपनी का पढ़ा रहा हूं। अ कंपनी में बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी, दैट इज एनी वन ऑफ द अबव टू। चार्ट फॉर्म में भी बात करें तो कंपनी या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। पढ़ते हैं। कंपनी मैंने 3 पार्ट में इसको बांटा है। सबसे पहले इंडियन कंपनी, बगल में लिखा है रेसिडेंशियल स्टेटस में ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। मान लो एक इंडियन कंपनी है, उसके सारे के सारे शेयर होल्डर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई है इंडिया में, लेकिन शेयर होल्डर ऑस्ट्रेलिया के हैं। डिसीजन भी वही लेते हैं। कंपनी को रन करने के जितने डिसीजन चाहिए, डायरेक्टर्स वगैरह, शेयर होल्डर वगैरह, वो भी सब बाहर लेते हैं। क्या है वो कंपनी, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है। तो अगर इंडियन कंपनी एग्जाम में आपको मिलता है, इररिस्पेक्टिव आगे वो कितनी कहानी बना दे, 1 पन्ने की, 2 पन्ने की पूरी पिक्चर बना दे, अगर इंडियन कंपनी है, आगे आप बोलो, तो वो रेसिडेंट है। ठीक है सर, फॉरेन कंपनी के लिए एक बार पढ़ाओ बेटा, पढ़ो। फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर, टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, आप चाहो तो लिख लो। टर्नओवर वैसे आपने पहली बार सुना है ये वर्ड क्या आज? नहीं, तो आप लोग टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट समझते थे आज तक। अच्छा खैर, टर्नओवर यानी सेल्स बोल लो या टर्नओवर बोल लो या ग्रॉस रिसीट्स बोल लो, जो पैसा उसको मिला इन द प्रीवियस ईयर। रुपीस कितना, टर्नओवर कितना है, 50 करोड़ या उससे कम है, तो ऑलवेज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। पोयम अगर इंडिया में है तो भी नॉन रेसिडेंट, ऑलवेज नॉन रेसिडेंट। हम पोयम चेक ही नहीं करेंगे। अगर आप फॉरेन कंपनी है, आपका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, पोयम इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, आप हमारे लिए नॉन रेसिडेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद मैं आपको इसी में ही स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ाऊंगा कि आखिर रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कैसे इनकम हमारे इंडिया में टैक्सेबल होती है। वहां पे जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप ये सीखेंगे कि इस इंडिया में, अपना भारत महान, इंडिया में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट बन गए अगर आप, तो आपने सबसे बड़ा पाप कर दिया। क्योंकि रेसिडेंट बन गए तो हमारे इंडिया में सारी इनकम टैक्सेबल होने लगती है। ग्लोबली आपने कहीं पे भी कमाया हो, टैक्सेबल होने लगता। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बने तो वो इनकम जो इंडिया में कमाई, अभी कहीं लिखना नहीं, इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो वो नॉर्मली टैक्सेबल होती है। मतलब जैसे मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को खुशी होती है रेसिडेंट बन जाए, रेसिडेंट बन जाए, अच्छी बात भी है। लेकिन अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेसिडेंट बनना पाप है, नदी किनारे क्योंकि रेसिडेंट अगर आप बन गए तो आप ग्लोबली सारी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं। मान लीजिए सपोज करिए एक बंदा
एक कंपनी है रेसिडेंट है, एक कंपनी है इंडिया की रेसिडेंट है, उसने माल बेचा ऑस्ट्रेलिया में, प्रॉफिट कमाया ऑस्ट्रेलिया में। आप इंडिया के रेसिडेंट हैं तो इंडिया कहता है कि हमको टैक्स दो, हमको इनकम टैक्स चाहिए, चाहिए तो चाहिए, जिद्दी है ना। तो इसलिए हर इंसान, हर एसएससी चाहता है कि हम नॉन रेसिडेंट बन जाए। इन्होंने छोटी फॉरेन कंपनीज को कह दिया ठीक है यार, हम कहां तुमको परेशान करें, हम तुमको नॉन रेसिडेंट ही मान लेंगे, चलो। यानी फॉरेन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्लॉज है कि अगर 50 करोड़ या उससे कम का आपका टर्नओवर है तो आप नॉन रेसिडेंट है, तो अगर फॉरेन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो उनके लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट बनेंगे तो ग्लोबली सारी इनकम यहां टैक्सेबल नहीं होंगी। जो इनकम यहीं कमाई कुछ ऐसा ऐसा जो यहां रिसीव हुई सब पढ़ाऊंगा वो टैक्सेबल होंगी। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी हैं और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, पढ़िए, अ फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस ईयर कितनी है? मोर देन 50 करोड़ है। तो बगल में लिखा है इट विल बी रेसिडेंट इन इंडिया। आप रेसिडेंट होंगे इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट इज पोएम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज इन, अगर आपकी पोएम इंडिया में। सर ये पोएम क्या होती है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? आपके सामने है, अगर समझ सको तो समझो। ये होती है पोएम, पढ़ के समझो। पढ़ लिया? चलो मैं आपको थोड़ा सा ना हिस्ट्री समझाता हूं तो आपको शायद थोड़ा मजा आए। पहले हमेशा से ऐसा लॉ नहीं था, ये पिछले 4-5 साल से हुआ। पोएम वाली बात पहले नहीं थी ऐसी। पहले क्या था वो सिर्फ समझा रहा हूं, लिखना लेना, ठीक है ना? हाँ, पहले क्या था, कंपनी के लिए लॉ में ये लिखा था इनकम टैक्स में कि इंडियन कंपनी तो हमेशा रेसिडेंट होगी, ये पहले भी लिखा था। और फॉरेन कंपनी के लिए लिखा था कि फॉरेन कंपनी इंडिया में रेसिडेंट तब होगी जब आप अपने अफेयर्स एंड मैनेजमेंट यानी अपने डिसीजंस, अगर सारे डिसीजंस इंडिया में ले तो आप हमारे यहां रेसिडेंट होंगे। पहले लॉ में ऐसा लिखा था कि इंडियन कंपनी तो रेसिडेंट होगी, वो आज भी लिखा है। फॉरेन कंपनी के लिए पहले पोएम का कोई चक्कर नहीं था, ना कोई टर्नओवर का कोई चक्कर था। उसमें लिखा था कि अ कंपनी, अ फॉरेन कंपनी will be taken as या will be considered as resident in India if its control and management of its affair is wholly and exclusively situated in India। हिंदी में इसका मतलब हुआ करता था कि अगर वो सारे डिसीजंस इंडिया से लेती है तो वो रेसिडेंट होगी। तो लोग ना इसका दुरुपयोग करने लगे, लोग इस पॉइंट को बड़ा इजीली ब्रीच कर जाते थे। एक फॉरेन कंपनी, उसको क्या चाहिए कि वो रेसिडेंट बने कि नॉन रेसिडेंट बने? नॉन रेसिडेंट। तो वो करती क्या थी, वो अपनी सारी मीटिंग इंडिया में रखती थी, एक आधी मीटिंग बाहर रख ली, इंडिया से बाहर कर ली। डायरेक्टर स्विमिंग पूल में नहाते नहाते डिसीजन ले रहे हैं। जब एक आधी मीटिंग बाहर कर ली तो आप नॉन रेसिडेंट बन गए पहले के लॉ के हिसाब से, क्योंकि उसमें लिखा था रेसिडेंट तब होंगे जब सारी मीटिंग इंडिया में होंगी। जब ये होने लगा तो लॉ मेकर बड़ा परेशान हुआ, उसने करे तो करें क्या। अच्छा, जब भी हमारे यहां का लॉ मेकर परेशान होता है ना, तो वो क्या करता है, वो बाहर के लॉज झांक के देख के आता है कि दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं, बाकी लोग ऐसे कैसे निपटते हैं। तो बाहर के लॉ जब झांक के आया तो पता चला ज्यादातर कंट्रीज पोएम लगाती हैं, तो इसने भी कहा हम पोएम लगाएंगे। चोरी नहीं करते हम किसी की, ना भाई ना, बिल्कुल कतई नहीं, हमने तो अपना निकाला पोएम, है ना। तो ये लॉ मेकर लेकर के आया कि हम पोएम लगाएंगे। पोएम का मतलब उसने ये कहा कि सारे डिसीजंस नहीं। कौन से डिसीजंस? पोएम मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट, की मतलब चाबी नहीं, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी, दैट लिखा है, दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एंटिटी एज ए होल आर इन सब्सटेंस मेड।
यानी पोयम का मतलब अगर इतना पढ़े तो की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन जो जरूरी है काहे के लिए, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, वो जहां पे होते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंडिया में होते हैं तो आपकी पोयम इंडिया में है, और अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंडिया के बाहर होते हैं तो आपकी पोयम इंडिया के बाहर है। बात समझ में आई आपको? जब ये पोयम आया ना इंडिया में तो भी बड़ा विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि ठीक है सर, आपने कहा कि इंपॉर्टेंट डिसीजन हम देखेंगे, की कॉमर्शियल डिसीजन। अब कौन सा डिसीजन इंपॉर्टेंट है और कौन सा डिसीजन अनइंपॉर्टेंट है, ये कैसे डिसाइड होगा? मान लीजिए एक मीटिंग में डिसाइड हुआ कि रिसेप्शनिस्ट सुंदर होनी चाहिए, किसको रखें? बाहर डिसाइड किया, इंडिया के बाहर। वो कह रहे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही था, कस्टमर आता है तो कुछ ना कुछ खरीद के ही जाता है। तो भैया इसमें बड़ा बवाल हुआ कि इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होते हैं जिंदगी के। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हर किसी के लिए प्रायोरिटीज ये सब चेंज होती रहती है। आपके लिए हो सकता है खाना पीना इंपॉर्टेंट हो, घूमना इंपॉर्टेंट हो, मम्मी पापा, कुछ भी हो, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। जब बड़ी परेशानी हुई, बड़ी डिस्प्यूट हुई, लॉ मेकर ने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी कि ऐसे निकालते हैं पोयम, ये करो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। जब आप अगले लेवल पे पहुंच जाएंगे प्रोफेशनल में, तब 2 से 3 टर्म मेरे को यही पढ़ाने में लगेंगे कि पोयम कैसे निकलती है। अभी आप बचे हुए, अभी केवल आपको इतना ही समझ लेना, आपकी नैया पार हो जाएगी। मतलब मैं ये आपको इसलिए समझाता चलता हूं कि आपको अंधेरे में नहीं रखा जाए, आपको उजाले में ही रखा जाए। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि यही हो गया बस पोयम हो गया। वहां पे बहुत सारे आपको टेस्ट कराए जाएंगे। टेस्ट मतलब कुछ अलग तरीके, कंपनी के कुछ टेस्ट होते हैं, वो आपको सिखाएंगे। तो पोयम अगर आपका इंडिया में है तो आप रेसिडेंट है, और अगर पोयम इंडिया के बाहर है तो आप नॉन रेसिडेंट है। ये डेफिनेशन एज इट इज, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस 4-5 बार पढ़ लेना, और तब याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं रह जाए तो कोई बात नहीं। कई बार जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ना चाहते हुए भी आपको याद रह जाती हैं, बुलाए नहीं भूलती, होता है ना। वैसे ही हो सकता है वो याद रह जाए। तो पोयम मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस, यहां पे की मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कॉमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? ओके, अगर आपको कोई डाउट नहीं तो एक क्वेश्चन करते हैं, ईमानदारी से करिएगा, सॉल्यूशन देख के आंसर मत बताइएगा, ठीक है? पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, इट हैज 10 shareholders who are foreign citizens and non-resident in India। कह रहा है एक्स लिमिटेड में 10 शेयर होल्डर है साहब जो फॉरेन सिटीजन है, शेयर होल्डर फॉरेन सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया में। द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज फुली कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कंपनी का बिजनेस पूरा इंडिया के बाहर से कंट्रोल होता है। फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। क्या होगा? रेसिडेंट। क्या देखा आपने? बिल्कुल सही, मैंने आपको समझाया है कि इंडियन कंपनी है तो आगे कैसी भी कहानी बना दी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे 10 शेयर होल्डर, 10 के 10 फॉरेन सिटीजन हो, इंडिया के सिटीजन हो, कोई लेना देना हमारा नहीं है। आप क्या है? रेसिडेंट है। कंपनी क्या है? रेसिडेंट। आंसर पढ़िए, एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। This rule is equally applicable even if shareholders are foreign citizens as well as non-resident, or even if business is controlled from outside India। यहां तक बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशियस। मॉरिशियस कहां है? इंडिया में है कि बाहर है? बाहर है, ठीक है, बगल में नहीं है, नाव के पास नहीं पड़ता, ठीक, बाहर। टर्नओवर है मोर देन 50 करोड़। It has 10 shareholders who are Indian citizens and resident in India। क्वेश्चन जा रहे दिमाग में? कह रहे वाई लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, फॉरेन कंपनी है, टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 10 शेयर होल्डर है उसके, और 10 के 10 शेयर होल्डर इंडिया के सिटीजन हैं और इंडिया में रेसिडेंट भी हैं। आगे, द कंपनी हैज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इज कंट्रोल्ड होली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय ए टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। क्या लाइन समझ में नहीं आई? द कंपनी हैज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इज कंट्रोल्ड होली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय ए टीम ऑफ, ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स वहां बैठे होंगे। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 and 24?
क्या देखा आपने, पहले तो ये बताओ। पहले आपने देखा कि फॉरेन कंपनी है। दूसरी चीज आपने टर्नओवर पे ध्यान दिया था, ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा था। तो फिर आपने देखा कि पोयम, अब पोयम के लिए अगर हम लोग पढ़ें तो लाइन बड़ी क्लियर कह रही है, कंपनी हैज एक्टिव बिजनेस एंड इज कंट्रोल्ड। तो पोयम क्या समझ में आ रही हमको और आपको, जितना हम लोग ने भी पढ़ा है, आउटसाइड इंडिया। तो पोयम इंडिया के बाहर है, यानी इंडिया में आप क्या है, नॉन रेसिडेंट है। आंसर पढ़ते हैं, Y Limited is a foreign company. It is controlled wholly from outside India. That is, Poem is outside India. It is therefore non-resident in India for the assessment year 2023-24. Residential status of the shareholder is irrelevant. Shareholder क्या residential status कंपनी से कोई लेना देना नहीं है. Likewise, the nationality of the shareholder is not taken into consideration. एक और क्वेश्चन है. Z Limited is incorporated in Japan. It has 15 shareholders. 10 are Indian citizens and resident in India. कह रहे Z लिमिटेड जापान में इनकॉर्पोरेटेड है, यानी फॉरेन कंपनी है. 15 शेयर होल्डर है, जिसमें से 10 इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया के रेसिडेंट हैं. द कंपनी हैज नो एक्टिव बिजनेस इन जापान. ग्रॉस एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 is 48 करोड़ फ्रॉम ऑपरेशंस कंडक्टेड फ्रॉम कोरिया, श्रीलंका एंड इंडिया. द कंपनी इज मैनेज्ड बाय ए टीम ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया. The company is managed by a team of professionals from India. Find out the residential status of Z Limited. क्या देखा आपने? आपने टर्नओवर पे गौर किया, फिर बाकी तो कहानी थी, है ना? तो ये समझने की कोशिश करिए कि एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन देखते ही डर मत जाना, बीपी तेज मत कर लेना अपना, ठीक है? बेहोश होकर ना पड़ जाना वहां पे. कई बार ऐसा होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसके अंदर उतना ही दम नहीं होता. नहीं, मोटे इंसान होते हैं, लोग उनको कहते हैं हेल्दी है, लेकिन एक्चुअल में वो देखा जाए तो हेल्दी है कि अनहेल्दी है, ठीक है? तो एग्जाम में जितना बड़ा क्वेश्चन है वो उतना ही अपने बारे में बता रहा होगा खुद ही, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा. एक दो बार पढ़ करके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर आप कर पाएंगे तो यहां पे जितनी भी कहानी बता दें, कंपनी थी फॉरेन कंपनी और आपने इस लाइन में बताया था कि टर्नओवर है 48 करोड़, तो भैया पोयम का हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है. आप नॉन रेसिडेंट है, भले ही आपका इंडिया में मैनेज हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, आप नॉन रेसिडेंट है. आंसर पढ़ते हैं, Z Limited is a foreign company. Gross turnover of the company for the relevant previous year is 48 crore. A foreign company whose turnover gross is not more than 50 crore is treated as. I hope आपको कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया होगा, पक्का? अब आप कंपनी जा करके, जैसे 5-5 रुपए में आप इंडिविजुअल का निकाल रहे थे, तो आप 10-10 रुपए कंपनी से ले सकते हैं उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए. कर पाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का? आगे चलें. चलिए सर, आगे चलिए. सर अब किसका पढ़ाएंगे? अब बेटा पढ़ाएंगे HUF का. किसका पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस? HUF का. मेरी तरफ देखो, मैं पूरा समझा देता हूं, फिर पढ़ना बचेगा, ठीक है? बहुत इजी होता है HUF का. एक HUF या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, या फिर नॉन रेसिडेंट होगी. तो पहले तो ये निकालते हैं कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म. और अगर रेसिडेंट है तो फिर हम फर्दर उसको देखते हैं कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी. तो पहले तो ये सीखे कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, कि पहले ये सीखे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी? क्या सीखे? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. सुनिए, एक HUF नॉन रेसिडेंट तब होगी जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा इंडिया के बाहर हो. अगर ये लाइन आपने पकड़ ली तो हो गया. एक HUF नॉन रेसिडेंट तब होगी जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली एंड एक्सक्लूसिवली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं, देखते हैं आपके दिमाग में क्या गया. एक HUF है जो 99% इंडिया के बाहर कंट्रोल होती है और 1% इंडिया से कंट्रोल होती है. क्या वो HUF रेसिडेंट है कि वो नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है. कितने लोग कह रहे हैं रेसिडेंट है? रेसिडेंट कह रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं. दूसरा क्वेश्चन, एक HUF है जो 100% इंडिया के बाहर से कंट्रोल होती है, नॉन रेसिडेंट. एक HUF है 100% इंडिया से कंट्रोल होती है, रेसिडेंट. 99% इंडिया से कंट्रोल होती है, 1% इंडिया के बाहर होती है.
99% यहां, 1% बाहर। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, कुछ बच्चे अपने बाल नोचने लग गए, ऐसे बाल आपके बेटा चले जाएंगे, अभी शादी भी होनी है आपके। रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट पक्का। और 1% यहां, 99% बाहर। यहां मतलब इंडिया में 1% कंट्रोल होती, 99% इंडिया के बाहर, तो भी रेसिडेंट। 99% यहां, 1% बाहर, तो 100% यहां, 10% बाहर, तो अरे ऐसा होगा कैसे? 100% यहां, तो दुनिया में 100% होते हैं, ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन ही गलत था। बात समझ में आ गई? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट समझ गए, पहले इतना पढ़ते फिर आगे समझेंगे। रेसिडेंशियल और रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ में भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दैट इज एनी वन ऑफ द अबव थ्री। एचयूएफ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, और अगर रेसिडेंट होगी तो हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। एचयूएफ, ध्यान से लाइन को पढ़िएगा। एचयूएफ इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट if control and management of its affairs is wholly and exclusively situated outside India। ये कौन सा अफेयर की बात हो रही है? ये वो वाले अफेयर की बात नहीं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स मींस डिसीजंस, ठीक है ना? वो सारे कहां होते हैं? अगर इंडिया के बाहर होते हैं। एचयूएफ इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट if control and management of its affairs is wholly and exclusively, wholly and exclusively means पूरी तरीके से, यानी 100%, यही मतलब हुआ। is wholly and exclusively situated कहां पे? आउटसाइड इंडिया। ब्रैकेट में देखो मैंने इन अदर वर्ड्स करके भी लिखा है, दैट इज करके लिखा है, पढ़ो एक बार। इसी लाइन को मैंने ऐसे लिखा कि एक एचयूएफ रेसिडेंट कब होगी, यानी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इंडिया में हो तो भी, या पार्टली इंडिया में हो तो भी रेसिडेंट। यानी नॉन रेसिडेंट कब होगी? कोई डाउट किसी को? रेसिडेंट बनेगी तो क्या चेक करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी। मेरी तरफ देख, अगर एचयूएफ नॉन रेसिडेंट बनी तो कोई बात नहीं, अगर रेसिडेंट बनी तो हम ये चेक करते हैं कि वो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके लिए हम उस एचयूएफ के कर्ता को बुलाते हैं। कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, जो मैनेज करता है, ठीक है। कर्ता को बुलाते, इधर आओ। कर्ता आ गया। कर्ता से दो एडिशनल कंडीशंस पूछते हैं। कर्ता से पूछते हैं कि कर्ता ये बताओ, तुम कौन? एचयूएफ नहीं, कौन? कर्ता। मान लो कर्ता का नाम है मनोज, तो मनोज, उसका कॉलर पकड़े, मनोज तुम ये बताओ कि पिछले 7 सालों में, 7 इयर्स में तुम 730 डेज इंडिया में थे कम से कम? पिछले 7 इयर्स में तुम कम से कम 730 डेज इंडिया में थे? अगर वो कहता है हां, तो एक और कंडीशन पूछते हैं, क्या आपको पता है? पिछले 10 सालों में क्या तुम, यानी मनोज तुम, तुम्हारी एचयूएफ नहीं, तुम मनोज तुम, क्या पिछले 10 सालों में किसी 2 साल कम से कम रेसिडेंट थे? अगर इसका भी आंसर अफर्मेटिव आया, यस आया, तो हम कहेंगे मनोज तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी एचयूएफ जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। मेरी बात समझिए, एचयूएफ को ओआर का दर्जा तब मिलता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बोलते हैं, जब उसका कर्ता खुद हिमसेल्फ दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता है। वो तो एडिशनल कंडीशन आपको भली भांति आती है, पढ़ के देखते, पहले पढ़ लें फिर डाउट लेंगे आपका। एचयूएफ अभी मन में रखिए, बहुत सारी बातें मन में रखा करो। एचयूएफ इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ कर्ता हिमसेल्फ satisfies both the additional conditions applicable to an individual SSC। बात गई दिमाग के अंदर की नहीं? पक्का? कोई डाउट? अब मेरे कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछ लूं, फिर आपके क्वेश्चन आप भी पूछ लीजिएगा, ठीक है? बराबरी का चांस देते, पहले मैं बढ़ाऊं, ठीक है? मैं ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ रहा हूं, बड़ा सिंपल सा। एक एचयूएफ का कर्ता अगर नॉन रेसिडेंट है, एक एचयूएफ का कर्ता है मनोज, जब हमने उस इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला मनोज का, तो मनोज नॉन रेसिडेंट है। एक एचयूएफ का कर्ता अगर नॉन रेसिडेंट है
तो क्या यह जरूरी है कि उसकी एचयूएफ भी नॉन रेसिडेंट होगी? अगर कर्ता नॉन रेसिडेंट है तो उसकी एचयूएफ भी नॉन रेसिडेंट होगी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि हम तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एचयूएफ का पूरा इंडिया में है या थोड़ा भी इंडिया में है तो आप रेसिडेंट है, नहीं तो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये फॉल्स था। दूसरा, एक कर्ता अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मनोज खुद ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो मनोज की एचयूएफ भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। अगर मनोज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो यह जरूरी है कि मनोज की एचयूएफ भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। ट्रू और फॉल्स? जीवन इसी में जा रहा है, सत्य असत्य इसी में जा रहा है। क्या ये सब मोह माया है? हम लोग बैठे ये सब मोह माया है? बताइए ट्रू कि फॉल्स? कितने लोग करेक्ट? ट्रू हैंड रेस करें। ओके, डरते हो क्यों उठाते हो? फॉल्स वाले कितने हैं? बाकी लोग को जवाब नहीं देते। हम मम्मी पापा ने कहा बेटा किसी से कोई बात नहीं करने का, घर से चुप्पे चाप जाओ, चुप्पे चाप वापिस आ जाओ। देखो साहब, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। एक कर्ता खुद ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो जरूरी थोड़ी ना कि आपकी एचयूएफ भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। हो सकता है वो नॉन रेसिडेंट हो एचयूएफ। आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, हमने जब एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया तो हो सकता है एचयूएफ का सारे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर होते हैं तो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है। यह जरूरी थोड़ी ना कि आप ऑर्डिनरी है तो वो भी ऑर्डिनरी होगी। दिमाग में गई कि नहीं गई? पक्का? अगला ट्रू फॉल्स। कर्ता जा रहा है दिमाग में कि दिमाग का दही हो रहा है? जा रहा है ना? अगर नहीं जाए तो बता देना, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, कर्ता अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो एचयूएफ उस साल में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो नहीं हो सकती। लाए हैं आज? आप घर से लाए हैं? दिमाग लाए आज घर से? लाए ना? हाँ ठीक। तो एक कर्ता अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसकी एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो नहीं हो सकती उस साल में। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स वाले कितने? फॉल्स। और ट्रू वाले? और बाकी लोग जो दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं अभी, वो पुराना प्रोसेसर लगा हुआ है, डुअल कोर कोर स्टूडियो, अब तो i3 i7 ही सब का प्रोसेसर का जमाना है, तो प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए साहब, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सब कुछ दुनिया में फॉल्स नहीं है। अगर कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो नहीं हो सकती। या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कर्ता ऑर्डिनरी कब बना होगा? जब उसने एक तो बेसिक कंडीशंस में से कुछ पूरा किया होगा और वो एडिशनल दोनों कंडीशंस पूरी करी होंगी तब वो ऑर्डिनरी बना होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकती रेसिडेंट उस साल में। क्यों? क्योंकि एचयूएफ या तो नॉन रेसिडेंट होगी, बात ही खत्म, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा इंडिया के बाहर था, या अगर रेसिडेंट होगी तो हम दो एडिशनल कंडीशन कर्ता पे चेक करेंगे और कर्ता पूरी कर रहा होगा तभी तो कर्ता ओआर था, तो एनओआर तो नहीं हो सकती। अगर नहीं बेचारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं, इंस्टीट्यूट आपसे इतना नहीं पूछेगा, वो जानता है आपका लेवल, आपसे आसान पूछेगा, मतलब आपसे टफ नहीं पूछने वाला। यानी मैं फिर से बोल रहा हूं कि ट्रू स्टेटमेंट क्या थी? एक एचयूएफ का कर्ता अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उस साल वो एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकती साहब। या तो रेसिडेंट होगी, ये मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, या फिर नॉन रेसिडेंट होगी। अगला 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 एक और ट्रू फॉल्स, बहुत इजी। अगर कर्ता खुद यानी मनोज खुद नॉन रेसिडेंट है, कौन है? नॉन रेसिडेंट है, तो उसकी एचयूएफ
ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकती। किसी साल में मान लो निकाल लें प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, 22-23 में अगर कर्ता खुद नॉन रेसिडेंट है तो उसकी एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो हो ही नहीं सकती साहब। ट्रू और फॉल्स? ट्रू वाले कितने? ट्रू। और फॉल्स वाले हाथ ऊपर करना पड़ेगा आपको किसी ना किसी में, ऐसा नहीं चलेगा। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से फॉल्स है, ट्रू नहीं है। देखिए टैक्स जिस दिन आपको लगेगा कि आपको समझ में आना शुरू हो गई, जीवन का दूसरा सबसे बड़ा भ्रम वही होगा। पहला भ्रम क्या है वो आप ढूंढिएगा। भाई साहब एक कर्ता नॉन रेसिडेंट है तो ये जरूरी थोड़ी ना कि एचयूएफ ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मान लो एक कर्ता नॉन रेसिडेंट है, कर्ता हर साल इंडिया में रहता था, सुनना मेरी बात को, हर साल इंडिया में रहता था, इस साल वो इंडिया के बाहर रहा। अभी तक हर साल प्रीवियस ईयर मान लो 21-22 तक हर साल इंडिया में था, इंडिया के बाहर कभी गया ही नहीं, और 22-23 में वो इंडिया के बाहर रहा, 10-15 दिन इंडिया में रहा होगा तो रहा। तो जब हमने उसका बेसिक कंडीशन चेक करी 182 डेज वाली, कर्ता की खुद की इंडिविजुअल का जब निकाल लेते तो पूरी नहीं हुई। 60 डेज वाली चेक करी, पूरी नहीं हुई, हमने कहा तुम नॉन रेसिडेंट। एचयूएफ पे है, हो सकता है एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कुछ या पूरा इंडिया में हो, एचयूएफ रेसिडेंट बनी। फिर हमने एचयूएफ के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करने के लिए मनोज को बुलाया, हमने मनोज ये बताओ पिछले 10 सालों में तुम 2 साल रेसिडेंट थे? कह रहा सर कभी बाहर गए नहीं, इसी बार गए थे, हमेशा रेसिडेंट है। हमने कहा अच्छा ये बताओ पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में थे? कह रहा सर कहे तो रहे नहीं गए बाहर, जोड़ लीजिए अपने आप, हर साल थे यहीं पे। दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई, एचयूएफ क्या बन गई? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यह जरूरी नहीं है कि अगर कर्ता खुद नॉन रेसिडेंट होगा तो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको ये कहने के लिए कही, अगर जिसके भी दिमाग में दर्द हो गया हो वो घर जाकर के कोई भी दवाई सुंदर सी खा सकता है। और मेरी इस बात को सुन लीजिए, अगर आपको ना समझ में आई वो बात, केवल ये समझ लीजिए मैंने ये पूरी बातें इसलिए कही कि बहुत से बच्चों ने अपना दिमाग लगा लिया होगा कि हम इंडिविजुअल का निकाल लेंगे तो एचयूएफ का हमें पता चल जाएगा। नहीं, ये दोनों अलग अलग बात है। बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। देखते हैं जरा, आंसर आप लोग नहीं देखेंगे, भरोसा करूं सभी पास होने वाले बच्चे आंसर नहीं देखेंगे। कौन कौन पास होने वाला है? हाँ, तो जो पास होना अपना नहीं चाहता वो देख सकता है, ठीक है। हाँ, एक्स एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23। पहले तो इस लाइन का मतलब बताओ तब आगे पढ़ूंगा। एक्स एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23। मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये लिखा है यहां पे। क्या लिखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक्स एन इंडिविजुअल, बहुत भयानक इंग्लिश लिखी है, इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या लिखा है? यानी एक्स उस साल एनओआर है, ओआर है कि एनआर है, ये बता दो। एनओआर है, बात इतनी समझ में आई। ये एक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस दे दिया उन्होंने, कह रहे एक्स रेसिडेंट तो था बट नॉट ऑर्डिनरी वाला, यानी एक्स प्रीवियस ईयर 22-23 में खुद एक्स जो इंडिविजुअल है उसकी एचयूएफ की बात ही नहीं करी, एक्स प्रीवियस ईयर 22-23 में एनओआर निकला। एनओआर का मतलब उसने बेसिक, हाँ वो ठीक है, उसने बेसिक कंडीशंस में से कोई एक पूरी करी होगी लेकिन एडिशनल कंडीशंस पूरी नहीं करी होगी तो एनओआर निकला। ठीक है, अच्छी बात है। आगे, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 द अफेयर्स ऑफ एक्स एचयूएफ, अब एक्स की बात नहीं कर रहे हैं उसकी, ये एचयूएफ ऐसे वैसे राम एचयूएफ, तो वो एचयूएफ हुई। एक्स एचयूएफ, ए एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुज कर्ता इज एक्स सिंस 1960, मतलब 1960 से उसका करता है, आर पार्टली मैनेज फ्रॉम दिल्ली एंड पार्टली फ्रॉम नेपाल। फिर से पढ़ते हुए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 जो अफेयर्स हैं एक्स एचयूएफ के, जो डिसीजंस है, जो मैनेजमेंट है, वो दिल्ली से होता है थोड़ा और थोड़ा नेपाल से होता है। एचयूएफ क्या हुई? रेसिडेंट हो रही है, पक्का नॉन रेसिडेंट तो नहीं लग रही किसी को, क्योंकि थोड़ा भी अगर इंडिया से होता तो अब रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट तो एचयूएफ तब होती जब पूरा का पूरा बाहर से होता, तो रेसिडेंट तो है। आगे देखते हैं और क्या होता है। अच्छा बस कितना ही क्वेश्चन है।
डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस एक्स की एचयूएफ का। तो आपने इतना तो, मेरे को हमें ऐसा लगता है कि आपने इतना तो सही बता दिया कि वो रेसिडेंट है, लेकिन सवाल यह है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है एचयूएफ कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। वो इंफॉर्मेशन आपके पास है कि इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन है और हम उसको नहीं निकाल सकते। भाई रेसिडेंट तो है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम आगे ये निकाल पाएंगे कि एचयूएफ ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, कि क्वेश्चन में इनसफिशिएंट डेटा दिया। देख के बताइए, सफिशिएंट डेटा है तो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है एचयूएफ। कुछ बच्चे बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे हैं, सर आपने पैसे लिए, आप बताएंगे ऑर्डिनरी कि नॉट ऑर्डिनरी? अरे मेरे भैया, भाइयों की बहनों, ध्यान से सुनो। एचयूएफ रेसिडेंट तो बन गई, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। किसी का प्रोसेसर अभी यही तो नहीं चल रहा है कि रेसिडेंट कैसे बन गई, ये इतना प्रोसेस हो गया है। अब हम बुलाएंगे कर्ता को, कर्ता से पूछेंगे दो एडिशनल कंडीशन। कर्ता को हमने बुलाया, हमने कर्ता इधर आओ, इधर आओ, बुलाया उसको। हमने कहा ये बताओ कि तुमने दो एडिशनल कंडीशन पूरी करी। कर्ता कह रहा नहीं नहीं, हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। हमने यार तुम क्या हो, हमसे क्या मत, तुमने दो एडिशनल कंडीशन पूरी करी। कह रहा हम कहते तो रहे हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। हमने कहा तुम खुद नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने दो एडिशनल कंडीशन पूरी करी। वो कह रहा हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने तो एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करी होंगी, तभी तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना। वो कह रहा है हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी वो हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? कि उसने तो एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करी। आप समझे बात को? और अगर उसने पूरी नहीं करी तो एचयूएफ कौन है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। आंसर पढ़िए। एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 affairs of X that is HF are partly managed from India, the, इधर देखिए बातें बाद में, the family will be treated as resident in India, that is HF resident, as X is resident but not ordinary resident in India for the assessment year 23-24, which means he is unable, कह रहा है X resident है लेकिन not ordinary वाला। इसका मतलब ये हुआ he is unable to satisfy additional condition, तभी वो NOR है। तो X HF is therefore resident but not ordinary, यानी NOR है। एचयूएफ भी चला गया दिमाग में कि नहीं गया? पक्का? ठीक है, आइए ये क्वेश्चन करते। एन एचयूएफ हुज अफेयर्स ऑफ बिजनेस आर कंप्लीटली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? पक्का? सभी को लग रहा है रेसिडेंट? कर लीजिए प्रोसेस। रेसिडेंट लग रहा है, ठीक है। डिटरमाइन इट्स रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट केसेस। ये लिखा नहीं तो मैंने अपने मन से बोला है। 3 इंडिपेंडेंट केसेस हैं, इनमें आपको रेसिडेंशियल स्टेटस उसका बताना है। रेसिडेंट तो है, अब आप पढ़ के ये बताएंगे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट तो है, तो आपने बता दिया। पहला, इफ कर्ता इज आरओआर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इफ कर्ता इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर दैट ईयर, बताओ एचयूएफ क्या होगी? एचयूएफ रेसिडेंट तो है, ये तो हम लोग ने आपने बता ही दिया, हमको पहली लाइन को पढ़ के बता दिया है। अब हमको ये बताओ कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है एचयूएफ की नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? करता खुद है, अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो एचयूएफ क्या होगी? कैसे बता रहे हो? क्योंकि ऑर्डिनरी करता ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बना जब उसने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करी होंगी, और दोनों एडिशनल कंडीशन अगर पूरी करी होंगी तो एचयूएफ भी सही है। पक्का? ठीक है, तो मैं यहां लिखता चल रहा हूं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। किसके बारे में लिख रहा हूं? एचयूएफ के बारे में लिख रहा हूं। दूसरा, इफ कर्ता इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया बट इट सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशन, तो बताओ एचयूएफ क्या है? पक्का? कर्ता नॉन रेसिडेंट है लेकिन वो एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी कर रहा है। पहले तो हो सकता है कि कर्ता नॉन रेसिडेंट है लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है? नहीं हो सकता। अरे अभी तो समझा, हो सकता है। कर्ता हर साल इंडिया में रहता था, इस साल बाहर है, 60 डेज से कम था, तो इस साल नॉन रेसिडेंट बन गया, लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी करता है। पिछले 7 सालों में 730 दिन से ज्यादा है, 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट है। अभी तो समझाया था ना। तो लिखा है कर्ता नॉन रेसिडेंट है लेकिन उसने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, बताओ उसकी एचयूएफ क्या होगी? ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। और तीसरा, अगर कर्ता नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एनओआर मतलब होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो कर्ता अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसकी एचयूएफ पक्का, क्योंकि एडिशनल कंडीशन आपने पूरी नहीं करी होंगी।
आप आंसर देख सकते हैं। HUF would be resident in India as control and management is wholly situated in India, and determination of whether HUF is ROR or NOR. HUF is ROR in India as Karta would be satisfying both the additional condition because he is ROR. HUF is ROR in India as Karta is satisfying both the additional condition. ये आपको information given थी। कर्ता रेसिडेंशियल स्टेटस खुद क्या था, वो नॉन रेसिडेंट था, इज इररेलेवेंट। HUF is RNOR as Karta does not satisfy both the additional condition. अब आपके HUF से रिलेटेड जो डाउट है इधर से कहीं से आ रहे थे, अब आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर बच्चे हो तो, ना बच्चे हो तो ना पूछिएगा। हाँ, मेरे हिसाब से बाकी बच्चे इस डाउट का जवाब दे सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग दे पाए तो बताइएगा। ये कह रहे हैं सर, जो एडिशनल कंडीशन में एक कंडीशन थी कि पिछले 10 सालों में किसी 2 साल रेसिडेंट हो, वो 2 साल लगातार होने चाहिए कि कोई भी 2 साल हो सकते हैं? कोई भी 2 साल हो सकते हैं। इस बारे में मैंने लास्ट क्लास जब उसमें कराया था तो जानकारी दी थी। आप आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे तो आया करिए, ठीक है ना। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ जो भी आप भगवान को मानते हैं, आइए उसके बाद, ठीक, क्लास अटेंड जरूर करिए। और किसी का कोई डाउट नहीं? पक्का? ओके, आइए एक क्वेश्चन हमारे पास और है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज बीइंग मैनेज्ड पार्टली फ्रॉम मुंबई पार्टली फ्रॉम जापान। अगर आगे ना पढ़े तो अभी ये बताओ, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट। द कर्ता ऑफ HUF इज ए फॉरेन सिटीजन एंड कम्स टू विजिट इन इंडिया एवरी ईयर सिंस 1980 इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 105 डेज। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। और आंसर नहीं पढ़ेंगे, आपको अपनी कसम है, मैं अपनी नहीं देता, ठीक है, आपको खुद की कसम है। करिए, 5 मिनट में आपको दूंगा। हिंट दे रहा हूं, कम से कम 4 से 5 बार पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर के बारे में जाइए, तो फिर आने लगेगा। 4-5 बार क्वेश्चन पढ़िए। कर लिया है क्या आप लोगों ने? अच्छा, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो लोग कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, वो हाथ ऊपर करें, ठीक है। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है HUF, वो लोग हाथ ऊपर करें, ओके। और तीसरा, जो लोग कह रहे हैं नॉन रेसिडेंट है, वो लोग हाथ ऊपर करें। नॉन रेसिडेंट कोई नहीं कह रहा है, HUF रेसिडेंट तो है। ये तो सबको क्लियर हो गया था क्वेश्चन की पहली लाइन से ही कि HUF जो है वो बीइंग मैनेज होती है पार्टली मुंबई से और पार्टली जापान से। तो अगर थोड़ा भी इंडिया से मैनेज हो रही है या पूरा इंडिया से मैनेज हो रही है तो रेसिडेंट होती है। नॉन रेसिडेंट तो तब होगी जब पूरा इंडिया के बाहर होती है। तो रेसिडेंट तो है, ये चीज हमने और आपने मिलकर के पहले ही क्लियर कर ली थी। बात थी कि HUF ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इन दोनों में कुछ एक होने वाली है। तो अगर ऑर्डिनरी तब होगी जब उसका कर्ता खुद दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर देगा। जरा देखते हैं कर्ता के बारे में क्या बता रहे हैं। कर्ता जो HUF का है वो एक फॉरेन सिटीजन है, हमें इससे ज्यादा कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं कि फॉरेन सिटीजन है। कम्स टू विजिट इन इंडिया एवरी ईयर सिंस 1980 से हर साल इंडिया आता है विजिट के लिए, एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आता है। और कितने दिनों के लिए आता है हर साल? 105 डेज के लिए हर साल वो आता है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, किसका? HUF का बताना है, कर्ता का नहीं बताना। तो HUF रेसिडेंट तो है। कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता है तो हम कह सकेंगे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं पूरी करता है तो हम कह सकेंगे कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। जिसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन में पहली कौन सी चेक करें, कौन सी आसान होती है चेक करना? सेकंड वाली, यानी पिछले 7 सालों में कितने दिन इंडिया में था। अगर हर साल 105 डेज के लिए आ रहा है, 1980 से आ रहा है, बहुत पहले से आ रहा है, आपके पैदा होने से पहले से, मेरे पैदा होने से पहले से आ रहा है, तो भैया 7 सालों में 105 इंटू 7 करिएगा जरा, 735 डेज। पिछले 7 सालों में 735 डेज इंडिया में रहा है। यानी वो एडिशनल कंडीशन जो 730 दिन कम से कम होना चाहिए वो पूरी हो गई है। लेकिन एक और चेक करनी होगी, क्या? कि पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल आप रेसिडेंट थे कि नहीं थे। तो अगर चेक करें, हर साल 105 दिन के लिए आता है। हम चेक करें कि रेसिडेंट है, खुद करता रेसिडेंट है कि नहीं। अगर 105 दिन के लिए आता है, जो बेसिक कंडीशन पहली वाली थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि 182 डेज वाली बात वो पूरी नहीं होती हुई दिख रही। अब बात समझ रहे हैं? 105 दिन पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई।
दूसरी बेसिक कंडीशन पूछे कि ना पूछे, पहले तो ये चेक करो कि इससे दूसरी बेसिक कंडीशन पूछेंगे कि नहीं। एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा है, विजिट विजिट कुछ लिखा है, एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा है। दूसरी बेसिक कंडीशन पूछे कि नहीं पूछे? ला 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 ला, पूछे कि ना पूछे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बोलो बोलो बोलो। कितने लोग कह रहे पूछेंगे? पूछेंगे, हम पूछेंगे, हम तो सब पूछेंगे। और कितने लोग कह रहे नहीं पूछेंगे भैया, एक्सेप्शन में आ रहा है। चलो मेरी बात सुनो प्यारी, मेरी बात सुनो। एक्सेप्शन कौन सी थी? दो थी। ये कौन सी वाली लग रही है जिसको लग भी रही है? तो 1 वाली कि 2 वाली, विजिट वाली है? एक थी, चलो मैं दोनों रिपीट करो। एक थी, पहली एक्सेप्शन थी अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, तो नहीं पूछते। दूसरी थी अगर आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया आ रहे हैं फॉर अ विजिट, तो नहीं पूछते। तो ये किसके हिसाब से लोग कह रहे नहीं पूछेंगे? तो एक्सेप्शन 1 के हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं कि 2 के हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं? 2 के हिसाब से, विजिट पे वाकई नहीं पूछे भैया साहब, भाई साहब। कुछ लिखा है यहां पे, पढ़ो। कहां लिखा है? मिट गया, आ गया, वापस आ गया। कहां लिखा है ये? किससे नहीं पूछते? हमको ले चलना है एग्जाम में। पढ़ा करो घर पे, रोज सुबह उठने से पहले और रात में सोने के बाद कम से कम 2-2 घंटे पढ़ाई किया करो। टैक्स पढ़ोगे तो ही नैया पार होएगी, नहीं तो टैक्स क्या है ना, आपको लगेगा कि आप सब कुछ सही करके आए। नंबर आए 100, आपको लग रहा है आए भी 100 लेकिन उल्टे 001। तो भैया फॉरेन सिटीजन है, बिल्कुल पूछेंगे इससे, एक्सेप्शन में नहीं आ रहा। इंडियन सिटीजन अगर विजिट पे आता है या इंडियन ओरिजिन का होता है, ओरिजिन के बारे में कोई जानकारी ऐसी थी नहीं, तो यानी पूछेंगे। तो चलो बेसिक कंडीशन 2 पूछते हैं। बेसिक कंडीशन 2 में क्या कम से कम 60 डेज आप इंडिया में थे? 105 डेज थे। और क्या पिछले 4 सालों में 365 थे? हर साल 105 दिन आता है, तो पिछले 4 सालों में 105 इंटू 4 420, 365 दिन हो गए, रेसिडेंट बन गए। अब पिछले साल का फिर निकाले तो फिर से यही होगा, हर साल तब से आ ही रहा है। हमें तो 2 ही साल चाहिए, रेसिडेंट भी मिल गया। 2 साल में कम से कम रेसिडेंट चाहिए, मिल गया, ज्यादा ही मिल जाएगा। बल्कि ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, HCF ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आंसर पढ़िए। सिंस द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ HCF इज पार्टली मैनेज्ड फ्रॉम मुंबई एंड देयरफॉर HCF इज रेसिडेंट इन इंडिया। फर्दर द कर्ता ऑफ HCF इज आल्सो satisfying both the additional conditions and therefore HCF is resident and ordinary resident in India for the assessment year 23-24. Any doubts? मेरी तरफ देखते हुए, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस किसका पढ़ा था सबसे पहले? इंडिविजुअल। फिर किसका पढ़ा? कंपनी। फिर किसका पढ़ा? HCF। और कुछ बचा है कि खत्म हो गया? अभी तो पढ़ना है ना, फर्म का पढ़ना है, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पढ़ना है ना। कैसे, कितना पढ़ते चले जाएंगे? बाकी सबका एक ही जैसा होता है, मतलब अगले में सब कवर हो जाएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर सबका एक ही जैसा होता है। सबका मतलब हम किसकी बात करें? किनको किनको छोड़ के? इंडिविजुअल का पढ़ा लिया आपको, उसको छोड़ के, कंपनी को छोड़ के और HCF को छोड़ के, उनका तो हमने पढ़ा। बाकी सबका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा मेरी तरफ देख लीजिए, फिर पढ़ना बचेगा, इजी है। बाकी सब या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी का कोई चक्कर नहीं, वो केवल इंडिविजुअल या HCF में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। तो या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। बाकी सब नॉन रेसिडेंट तब होंगे जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली एंड एक्सक्लूसिवली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया होगा, तो नॉन रेसिडेंट होंगे हिंदी में। बाकी सब नॉन रेसिडेंट तब होंगे जब पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है। अगर पूरा इंडिया में है या थोड़ा भी इंडिया में है तो वो रेसिडेंट होंगे। कुछ मिलता हुआ नहीं लग रहा है ये किसी से? किससे? HCF से। तो HCF के साथ ही क्यों नहीं पढ़ा दिया मैंने? बिल्कुल मिलता हुआ है, एग्जैक्टली मिलता हुआ है। HCF के साथ क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि HCF को फिर फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है, ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी, इसलिए उसके साथ नहीं लिखा था। इसमें तो यहां तक बस हो जाता है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, बात खत्म। पढ़ के देखते हैं। फर्म, AOP, BOI, अदर्स, यानी जो भी हैं, जो भी बच गए इंडिविजुअल HCF कंपनी को छोड़ के, मे बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दैट इज एनी वन ऑफ दी अबव टू। कैसे निकलने वाला है? A firm, AOP, BOI or others is said to be non-resident if control and management of its affairs is wholly and exclusively situated outside India. That is, a firm,
AOP, BOI, others is said to be resident in India if control and management of its affairs is wholly or partly situated in India. I hope ये बात क्लियर होगी. एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे भी. AB and Company is a partnership firm whose operations are carried out in India. आगे, however, all meetings of partners takes place outside India as all the partners are settled abroad. Determine residential status of firm for assessment year 23-24. पक्का नॉन रेसिडेंट. कैसे नॉन रेसिडेंट लग रहा है? ऑल मीटिंग, सारे डिसीजन जब बाहर ही होते हैं तो आप क्या हैं? नॉन रेसिडेंट हैं. आंसर पढ़ लेते हैं. AB and Company is a non-resident in India during the relevant previous year as control and management, that is place where policy decisions are taken. Here it is the place where meetings are held, is wholly situated. अब जाके आपका रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ, यानी अब आप जा करके लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस आराम से लगा दिया, मतलब 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, जो भी आपको लगे निकाल सकते हैं. ये सिर्फ मजाक की बात है ना, ऐसे कोई सीरियसली ना लेना. हमको बताओ, हमको कह रहे हैं 5 रुपए में निकालें इसलिए पाई करें, ऐसे मजाक की बात है. निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज घर जाकर के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए. वो कैसे क्लियर होगा? जब आप कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे. आपके अंदर अगर जिस दिन यह आ जाएगा कि हमको तो आ गया, हमें पता है अगले पेज में क्या लिखा है, उस दिन हर अटेम्प्ट में यही लगेगा आपको. आप मेरी बात को ध्यान से नहीं समझ, मेरी बातें थोड़ी देर में समझ आती हैं लोगों को, तो इसलिए ये कभी नहीं लगना चाहिए. हम लोग को आज भी नहीं लगता, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें आज भी नहीं लगता कि हमें सब आ गया. ठीक, तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा. कम से कम 4-5 बार पढ़ के पेपर देने जाएंगे तो हो जाएगा. देखिए 4-5 बार तो पढ़ना पड़ता है. कुछ लोग उसको एक अटेम्प्ट में पढ़ के चले जाते हैं और कुछ लोग 5 अटेम्प्ट में एक बार पढ़ के जाते हैं. समझ में आया? तो आज घर जाइए, पढ़िए. कोई डाउट तो नहीं किसी को? थैंक यू.